नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम पर्यावरण को कंटिन्यू करते हैं और आज के सेशन में हम पढ़ते हैं आर्कटिक महासागर का बर्फ कैसे पिघलता है। आइए समझते हैं इस टॉपिक को, जो आपकी परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ये क्या है? ये एक सागर है जिसे ब्यूफोर्ट सागर के नाम से जानते हैं। ब्यूफोर्ट सागर, आप अपने मैप को समझ सकते हैं। ये आपका है नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल जैसे एक डिब्बा ले लीजिए, डिब्बा के जो ढक्कन होता है, ढक्कन वाले पार्ट को आप बीच में कर करके देखेंगे तो आपको ये पूरा फिगर आपको दिखेगा। ये पूरा क्या है? आर्कटिक महासागर। ये क्या है? आर्कटिक महासागर। आइए समझते हैं इनके बीच में क्या है। एक पानी वाला भाग है, एक सागर पाया जाता है जिसे बेरिंग सागर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बेरिंग सागर से। यहीं पे आप देखेंगे तो यहीं पे आपका दिखेगा चुक्की, और यहाँ पे देखोगे तो आपका दिखेगा क्या? रूस, और इधर साइड में आप देखोगे तो आपको दिखेगा क्या? अलास्का। तो समझिए ये एक जलसंधि, किस जलसंधि के द्वारा? आप जानते हैं यहाँ पर आपका है पैसिफिक ओशियन, और आपसे इधर भी आप देखेंगे, इधर साइड पे भी एक सागर है, और इसके नीचे आप देखेंगे तो आपको मिलेगा अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। ऊपर आपका इधर साइड पे आप देखेंगे तो प्रशांत महासागर दिखेगा, इधर देखेंगे तो आप अटलांटिक महासागर दिखेगा। इधर आपका अलास्का है। आप जानते रहिए कि अलास्का और इसको इधर रशिया, दोनों को अलग करने का काम कौन कर रहा है? या बेरिंग सागर है। बेरिंग सागर का काम क्या होता है तो आप जानते रहिए। ये क्या करता है कि एक बेरिंग स्टेट है यहाँ पर। बेरिंग स्टेट का मतलब होता है बेरिंग जलसंधि। जलसंधि आप समझते होंगे। जलसंधि का मतलब होता है, मान लीजिए ये कोई आइलैंड्स है, मान लीजिए कोई स्थलीय भाग है। अब इनके बीच में जो है पानी, मान लीजिए इधर से कोई सागर जा रहा है और उधर से जा रहा है। अब इनके बीच में जो पानी पाया जाएगा इनके बीच में, वही क्या कहलाएगा? जलसंधि कहलाता है। यानी दोनों का पानी एक जगह जहाँ मिल जाना दोनों सागरों का, वही क्या कहलाता है? जलसंधि। अब ये वाले पार्ट में बेरिंग सागर है, इधर पैसिफिक ओशियन है, तो दोनों के बीच में एक जलसंधि है जिसे किस नाम से जानते हैं? बेरिंग जलसंधि। तो जलसंधि वह होता है जो दो स्थल खंडों को अलग करता है और दो जल वाले भाग को क्या करता है? जोड़ता है। तो समझते हैं आइए कि यहाँ पर ऐसे ही जैसे आपका इधर बेरिंग जलसंधि है, वैसे ही यहाँ पर एक स्टेट है जिसे आप कहते हैं फ्रेम स्टेट। फ्रेम स्टेट, या इसी को बोलते हैं फ्रेम जलसंधि। क्या बोलते हैं? फ्रेम जलसंधि। ये है आपका क्या? फ्रेम जलसंधि। तो फ्रेम जलसंधि क्या करती है? अटलांटिक महासागर में आप, ये पूरा क्या है? आर्कटिक महासागर। ये पूरा का पूरा आपका क्या है? आर्कटिक वाला भाग है, और ये पूरा क्या है? अटलांटिक है। तो समझिए आर्कटिक वाले भाग पर, आर्कटिक वाला पूरा का पूरा ये एरिया जो आप देखेंगे पूरा का पूरा बर्फ से जमा हुआ है। अब समझते हैं थोड़ा सा एरिया को किस हिसाब से। पहली चीज तो आप थोड़ा सा आर्कटिक महासागर के बारे में जानते रहिए। टोटल महासागरों की संख्या कितनी होती है? 5 महासागर होते हैं। सबसे बड़ा महासागर पूछा जाए तो प्रशांत महासागर, और अगर सबसे छोटा, अगर सबसे आपसे गहरा पूछा जाता है तो भी आप क्या बताएंगे? प्रशांत महासागर को। ऐसे ही आपसे अगर पूछा जाए सबसे कम गहरा यानी उथला हुआ, तो उथला हुआ अगर आपसे पूछा जाए तो उथला हुआ महासागर कौन सा होगा? तो आर्कटिक महासागर होगा।
सबसे कम उथला हुआ यानी गहराई सबसे कम है। और दूसरी चीज आप जानते रहिए कि ये गहराई कम होने की वजह भी क्या है इसका, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या है, बर्फ जमी हुई है। और दूसरी चीज जानते रहिए, जो एरिया बर्फ से जमे होते हैं उन एरियाओं में आपके लवणता क्या होती है, कम पाई जाती है। यानी वहाँ से जो पानी अगर निकलेगा तो लगभग क्या होते हैं, शुद्ध रूप से पानी, जिसे आप ताजे पानी की झील या आप कहते हैं मीठे पानी की झील जिसे बोलते हैं, मीठे पानी झील होगा तो झील होगा, पानी होगा तो पानी, नदियाँ होगी तो नदियाँ, जो भी आपका होगा। तो जो भी चीज़ें हैं कि बर्फ से जो पिघल पड़ कर जो आपकी आती हैं वो लगभग क्या होती है, मीठे यानी ताज़ा पानी उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे लवणता क्या होगी, लवणता कम होगी। तो पहली चीज़ आप जानते रहिए कि आर्कटिक महासागर में कम गहरा, और दूसरा लवणता भी क्या होगी, कम होगी और कम गहरा है। दो पॉइंट समझ में आते हैं। अब समझते हैं, एक एरिया को लेकर के समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका क्या हो, ऊपरी वाला हिस्सा और ये दक्षिणी वाला हिस्सा। पृथ्वी के दो ध्रुव पाए जाते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव के आप देखेंगे तो यहाँ पे अर्का कौन सा सागर मिलता है, आर्कटिक ओशियन मिलता है। और नीचे आपका कौन सा मिलता है, आप जानते हैं आपका अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप मिलता है। तो समझिए कि आर्कटिक ओशियन और इसमें तो 6 महीने का दिन और 6 महीने की रातें होती हैं। इन दोनों महाध्रुवों पर क्या होता है, 6 महीने का दिन और 6 महीने की रातें होती हैं। अगर मान लीजिए कि ये 6 महीने का दिन यहाँ पर अगर 6 महीने का दिन होता है, अगर दिन की कंडीशन होगी तो यार इसका मतलब क्या होगा, दिन का, तो समझिए दिन में टेम्परेचर आता है, तो टेम्परेचर क्या करता है, बर्फ को पिघलाता है। तो बर्फ जब पिघलता है इसके टेम्परेचर के कारण, तो लगभग आपके 49% बर्फ पिघल जाते हैं। ऐसे ही अगर तो उस समय, जिस समय यहाँ पे दिन हो रहा होता है, उस समय यहाँ पे क्या होती है, रातें होती हैं। रातें का मतलब दो ही जलवायु पाई जाती है, एक समय से दो जलवायु पाई जाती हैं। एक आपका 6 महीने का क्या होगा, गर्मी पाई जाएगी, और 6 महीने का क्या होता है, ठंडी पाई जाती है। अगर यहाँ पे गर्मी पाई जाएगी तो गर्मियों के समय में 6 महीने में क्या होता है, लगभग 49% बर्फ पिघल जाते हैं। ऐसे ही दक्षिणी उस पर क्या होगा कि लगभग यहाँ पे क्योंकि ठंडा मौसम होता है, ठंडा मौसम होने की वजह से क्या होते हैं, नए बर्फ का निर्माण होता है, नई बर्फ का इधर साइड पे निर्माण होगा। समझते हैं ऐसे। तो किस प्रकार से बर्फ हमारी पिघल रही है, यानी आर्कटिक महासागर का बर्फ किस प्रकार से पिघलेगा, इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। समझिए दो शब्दों को। पहली चीज तो आप जानते रहिए बेसिन क्या होते हैं, और दूसरा आप समझते रहिए कटक क्या होते हैं। दो चीजों को समझते हैं, बेसिन और कटक में डिफरेंस क्या होते हैं। समझिए कि मान लीजिए ये कोई एरिया है और यहाँ पे क्या है, इस तरीके का कोई एरिया है। यहाँ पे एक ब्रिज बना हुआ है, यहाँ पे क्या हो रहे हैं, लोग घूम रहे हैं, ये ब्रिज है। समझिए अब ब्रिज से क्या हो रहा है कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, पानी इस तरीके से अब ये पूरा एरिया क्या है, पानी से भरा हुआ है। समझिए ये भी क्या है, पूरा पानी से भरा हुआ। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, इस तरीके से आ रहा है। समझिए कटक क्या होते हैं और ये क्या होता है, समझ लीजिए। ये जो कटक में होते हैं, जो महासागरों के अंदर कोई पहाड़ नीचे, यानी जब जमीन क्या होती है, ज्वालामुखी की क्रिया के कारण हो सकती है। यानी जब क्या होते हैं, नीचे की जो स्थलीय एरिया होती है वो धीरे धीरे क्या होता है, ऊपर की तरफ चले जाते हैं। यानी बीच में पहाड़ों जैसा बन जाता है महासागर समुद्रों के बीच में, तो वो क्या होता है, उसी को क्या बोलते हैं, कटक। यानी ये देखिए बीच में क्या बन गया, पर्वत जैसा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कटक। और जब महासागर की गहराई वाले भाग में हम लोग चले जाते हैं तो उस गहराई को हम लोग क्या कहते हैं, बेसिन नाम कहते हैं। क्या नाम देते हैं, बेसिन। तो बेसिन आपका क्या होता है, ज्यादा गहराइयों का क्षेत्र होता है, जहाँ पे गहरा स्थान होता है। कटक आपके वे होते हैं जो बीच बीच में क्या होते हैं, उभरा हुआ स्थान, यानी समुद्र के बीच में क्या होता है, पर्वतों जैसी जो श्रृंखला दिखाई देती है वो क्या कहलाती है, कटक कहलाती है। तो आइए समझते हैं थोड़ा सा कटक को यहाँ से। तो एक बीच में से कटक पाई जाती है, ये समझिए एक बीच में से इधर का पूरा क्या करता है, कटक पाया जाता है। और ये कटक क्या होता है कि इस कटक का नाम क्या है, तो आप जानते रहिए, इस कटक का नाम है लोमोनोसोल। क्या नाम है,
लोमोनोसोव। और ये लोमोनोसोव क्या है तो आप जानते रहिए, एक कटक है और इसकी लंबाई कितनी है, लगभग 18,000 किलोमीटर है, सबसे लंबी है। लोमोनोसोव कटक सबसे लंबी एक कटक है विश्व का, आप कह सकते हैं कि एक सबसे लंबा कटक लोमोनोसोव जो 18,000 किलोमीटर लगभग है। इस कटक में आपका क्या होता है, ये दोनों भागों को, इधर साइड आपका क्या है, इधर साइड में आप देखेंगे तो आपका दिखेगा अमेरिकन वाला, अमेरिकन द्वीप, और इधर साइड में देखेंगे तो आपको दिखेगा यूरेशियन द्वीप। तो कह सकते हैं कि अमेरिकन द्वीप को यूरेशियन द्वीप से अलग करता है, या आप कह सकते हैं आर्कटिक महासागर को दो भागों में क्या करता है, बांट देता है। तो समझते हैं इस चीज को कि कटक आपके देख लिए कि लोमोनोसोव, कैसे ही बहुत सारे कटक आपके आर्कटिक महासागर में मिलते हैं। हमको मतलब किस चीज से, हमसे मतलब है कि आर्कटिक महासागर की बर्फ किस प्रकार पिघलती है, इसको देखना है। तो आइए समझते हैं हम लोग कि पैसिफिक का पानी आप देखते हैं, पैसिफिक लवणता के थोड़ा सा समझते हैं कि लवणता किस प्रकार काम करती है। तो मान लीजिए कि ये कोई एरिया है, मान लीजिए इसको ए बोले, इसको बी बोला जाए, ए और बी। समझिए ए का पानी और बी का पानी, मान लीजिए पूरा क्या है, भरा हुआ पानी। आप कह सकते हैं कि पानी का बहाव किस तरीके से हो सकता है, आइए देखते हैं हम लोग। मान लीजिए ये है पूरा पानी से क्या हुआ है, भरा हुआ है। समझते हैं इस वाले एरिया में क्या है, लवणता ज्यादा है, यानी कह सकते हैं अशुद्धियां ज्यादा है। अब जो पानी भारी होता है, भारी होने का मतलब उसमें अशुद्धियां मिली होना, जब अशुद्धियां इसमें मिली होती है तो नीचे की साइड पे क्या होती, बैठ जाती है। वैसे भी हल्की चीजें क्या होती है, हल्का चीजें हमेशा ऊपर रहती हैं और भारी चीजें क्या होती, बैठ जाती है। जब ये बैठेगी तो ये वाला पानी क्या होगा, इस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा तो नीचे जब ये सरफेस पे धक्का मारेगा तो क्या तरफ मुड़ जाएगा, इस तरफ मुड़ जाएगा। तो आप एक तरीके से देखिए, जब ये आएगा तो इस तरीके से, फिर इधर से सरफेस मारेगा तो इस तरीके से क्या होता है कि एक सर्कल बना देता है। इसका मतलब भारी पानी क्या होता है, नीचे आने के साथ साथ लवणता भी क्या आती है, ऊपर। अब आप सोचिए, अगर मान लीजिए इसको ए वाले को मान लीजिए आर्कटिक महासागर और बी वाले को हम लोग मान लिए हैं क्या, अटलांटिक महासागर। इसको आर्कटिक महासागर मान लेते हैं और बी वाले को क्या मान लेते हैं, अटलांटिक महासागर। ठीक, तो आर्कटिक और अटलांटिक महासागर में क्या होगा, समझते हैं इसको कि यहां से ए से बी तक, यानी बी के अटलांटिक महासागर क्या है, अटलांटिक महासागर का पानी एक तरीके से गर्म है, और गर्म होने का वजह भी है आपका क्या होता है, सीधा सीधा आप इसकी लवणता ज्यादा है, इसकी लवणता ज्यादा होने की वजह से नीचे बैठ जा रहा है, और नीचे बैठेगा तो धीरे धीरे क्या होता है, जब सरफेस तक आएगा तो ये वापस ऐसे घूम करके एक सर्किल का निर्माण करेगा। यानी एक तरीके से आप देखेंगे तो जो हल्का जल होता है ऊपर बहता तो है, लेकिन हल्का वाला कहने का मतलब इस ठंडा, इसका जल कैसा होगा, ठंडा होता है, और इसका जल कैसा होता है, गर्म होता है। तो कम लवणता है इसकी लवणता ज्यादा है, तो यहाँ लवणता वाले नीचे आएंगे, नीचे से होते हुए फिर कहाँ चले जाते हैं, ऊपर की तरफ चले जाते हैं। अब समझते हैं इधर थोड़ा सा, पैसिफिक रीजन वाला जो पानी आता है तो क्या होता है, ऐसे चले जाते हैं। अब पैसिफिक रीजन में आप जानते हैं कि यहाँ का पानी थोड़ा सा गर्म एरिया का होता है। अब जब गर्म एरिया से होता है तो जब गर्म का थोड़ा सा पानी इस पे आएगा आर्कटिक महासागर में, तो यहाँ भी क्या होते हैं, पानी को क्या करेगा, गर्म करेगा, यानी बर्फ वाले मात्रा को गर्म करेगा। ऊपर से दूसरी चीजें ये देखने को मिलती हैं कि जब इधर का पानी आ रहा है तो इस वाले एरिया को जब पिघलाने का प्रयास करेगा, ये वाले एरिया को, तो धीरे धीरे पिघलेगी, तो बर्फ पिघलेगी तो क्या प्रभाव क्या पड़ेगा, अटलांटिक महासागर का पहली बात तो पानी ठंडा हो जाएगा, इसके आसपास एरिया का पानी क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। अब यहां से समझिए कि ये आपका क्या है, एक तरीके आप जानते रहिए नॉर्वे है, और ये आप स्वीडन है, ये स्वीडन है, और ये आपका फिनलैंड है। तो समझिए इस चीज को, और आप देखेंगे तो यहां पर आपका क्या है, कनाडा बसा हुआ है, कनाडा। तो जब आर्कटिक महासागर क्योंकि बर्फीला है, जब इसका पानी आपका पिघल करके इस एरिया में आएगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा, नॉर्वे वाला एरिया, स्वीडन वाला एरिया, फिनलैंड वाला एरिया, कनाडा का जो एरिया होगा ये कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ठंडा का मतलब यहाँ पर समझिएगा कि बर्फीली जैसी एरिया दिखना। तो समझिए कि बारिश क्या उस समय होगी,
नमी बढ़ जाती है तो बारिश होने की संभावना खत्म हो जाती है। पहला कंडीशन ये हो गया कि जब आर्कटिक महासागर की बर्फ पिघलेगी तो इन रीजनों में क्या होगा, बारिश मात्रा कम हो जाएगी। अब बारिश की मात्रा कम हो जाएगी तो समझिए दूसरी चीजें, इस आर्कटिक महासागर में जो जीव जंतु रहते हैं जब वो मर जाते हैं, मरने के बाद क्या होते हैं, दब जाएंगे। दबने क्योंकि निकलने की जगह नहीं होती, और बर्फ क्या होते हैं, इसको समेट करके रखे होते हैं, जमा ले जाते हैं। उस एरिया में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी क्या होती है, कम जा पाती है, यानी रोके रहता है कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा को। अब होगा क्या कि जैसे जैसे पिघलेगी ये बर्फ वैसे वैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा रिलीज होगी तो क्या होगा, धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ना शुरू हो जाएगी। यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब बर्फ का पिघलना शुरू हो गया। और बर्फ का पिघलना जब शुरू होगा तो होगा क्या, आप जानते हैं कि इस महासागरों में क्या हो जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। महासागरों में बाढ़ आ जाएगी तो जो यातायात होंगे वे प्रभावित होंगे, बंदरगाह जो होंगे इस आसपास के एरिया के वे प्रभावित हो जाएंगे, सब बंद हो जाएंगे। तो ये कई कारण ऐसे होंगे जो आर्कटिक महासागर की वजह से क्या होते, सब बाधित हो जाएंगे। तो आइए कुछ समझते हैं और चीजों को, इससे क्या क्या प्रभाव होते हैं हम उसको देख लेते हैं। और प्रभाव देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि परमाफ्रॉस्ट क्या होते हैं। परमाफ्रॉस्ट थोड़ा समझते हैं, परमाफ्रॉस्ट क्या होते हैं। समझिए, मान लीजिए ये कोई एरिया है और इसके क्या है, यहाँ से पूरी बर्फ जमी हुई है। समझिए, ये पूरा क्या है, बर्फ जमा हुआ है इस पूरे एरिया पे। अब बर्फ के ऊपर जो होती है कुछ मिट्टियाँ पाई जाती हैं, क्या होती है, सॉइल्स। तो ये एरिया जो होता है, इस एरिया के ऊपर क्या होता है, बर्फ जमी होती है। जो बर्फ के ऊपर थोड़ी बहुत मिट्टियाँ पाई जाती हैं, ये मिट्टियाँ कैसी हो जाती है, बर्फ के कारण कठोर मृदा हो जाती है, मिट्टियाँ कठोर हो जाती है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। तो होता क्या है कि परमाफ्रॉस्ट के नीचे जब कोई चीज होता है तो जो कीड़े मकोड़े होते हैं जब दब जाते हैं तो ये भी इसी के साथ क्या होते हैं, मिट्टियों में दबे पड़े होते हैं। यानी एक तरीके से परमाफ्रॉस्ट जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ने से रोकते हैं। आइए इसे हम लोग एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। एग्जाम्पल में आप जानते रहिए, एक रूस में एक नदी है जिसे अंबर नाया के नाम से जानते हैं। अंबर नाया नदी में हुआ क्या कि उसी के बगल में एक नारिल्स नामक एक स्थान है, रूस में नारिल्स नामक एक स्थान है। तो नारिल्स नामक स्थान पर एक ऑयल प्लांट लगाया गया। उस ऑयल प्लांट वो भी किसके नीचे था, परमाफ्रॉस्ट के नीचे था। परमाफ्रॉस्ट के ऊपर लगाया गया। परमाफ्रॉस्ट का मतलब ये जो मिट्टी है इसके ऊपर बनाया गया। बाद में हुआ क्या कि कुछ समय के पश्चात यहाँ का जो नीचे वाली बर्फ है पिघल जाने की वजह से होता क्या है कि ये जो प्लांट लगा हुआ था ऑयल प्लांट, ये पूरा धंस करके नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से यहाँ का सारा ऑयल लगभग 20,000 लीटर टन जो ऑयल रहता है वो किस नदी में चला जाता है, अंबर नाया नदी में। तो इससे ये पता चलता है कि पहली चीज तो परमाफ्रॉस्ट के पिघलने एवं आर्कटिक महासागर के पिघलने के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। आइए हम थोड़ा सा प्रभाव देखते हैं। महासागर के पिघलने से प्रभाव, समझिए क्या क्या हो सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग प्रभाव में पहला पॉइंट देखते हैं। तो परमाफ्रॉस्ट को मैंने आपको बताया कि ये कार्बन की मात्रा को क्या करते हैं, बढ़ने से रोकते हैं। तो पहली बार अगर ये परमाफ्रॉस्ट पिघलेगा तो कार्बन की मात्रा भी पृथ्वी पर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब कार्बन की मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी। और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी तो क्या होगा, आप समझते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाना। और अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है तो समुद्र का पानी भी क्या हो जाएगा, समुद्र का पानी का बहाव या पानी क्या होगी, मात्रा उसकी बढ़ जाएगी। समुद्र का पानी बढ़ जाएगा तो कृषि पर इसका क्या होगा, कृषि पर प्रभाव होगा, जीवन यापन क्या हो जाएगा,
आपको मैंने पहले ही बता रखा है, जीवन यापन प्रभावित होगा, जिससे क्या आ जाएगी, भूखमरी आ सकती है या बाढ़ आ सकते हैं, बाढ़ का कारण बन सकता है, कृषि नुकसान हो जाएगी तो बाढ़ आ जाएगी, बाढ़ से जीवन यापन प्रभावित होगा। दूसरी चीजें आप जानते रहिए थोड़ा सा क्षेत्र में, तो जो यहाँ के बंदरगाह होंगे, बंदरगाह प्रभावित होंगे। बंदरगाहों के साथ साथ आप जानते हैं कि कुछ यहाँ आसपास द्वीप भी हैं, द्वीप जैसे एलिस मरी द्वीप है, साइबेरियन द्वीप है। एलिस मरी द्वीप और साइबेरियन द्वीप आर्कटिक महासागर और परमाफ्रॉस्ट पिघलेंगे तो इसमें बाढ़ आ जाएगा, बाढ़ आ जाने की वजह से ये द्वीप क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। तो कुछ इसके ऐसे कारण है आर्कटिक महासागर पे जिसको लेकर के बार बार विचार किया जाता रहता है। तो आप जानते रहिए कि कार्बन की मात्रा बढ़ना ही आपके लिए क्या है, खतरनाक है। इसीलिए इसको बचाने के लिए कई सारे सम्मेलन किए जाते हैं। भारत भी उसका कई सारे देश का सदस्य है। तो आप ये जानते रहिए कि इसलिए पूरे विश्व में मीटिंग की जाती है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को क्या किया जाए, कम से कम किया जाए। जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होगी तो ये ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं कम होंगी। ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं कम होंगी, समुद्र का पानी का स्तर नहीं बढ़ेगा। समुद्र का स्तर पानी नहीं बढ़ेगा तो कृषि नहीं प्रभावित होगी और आपके क्या होंगे, जीवन यापन आसानी के साथ चलते रहेंगे। बंदरगाह या किसी द्वीप को डूबने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या होता है कि धीरे धीरे लगातार क्या होता है, लोग कार्बन का यूज करते रहे, चिमनियों में मिलता है, चूल्हा वगैरह लोग फूंक देते हैं, ये सब चलता है, गाड़ी मोटर्स चल रहे हैं, इससे कार्बन निकल रहे हैं, सब क्या होते हैं, वायुमंडल में चले जाते हैं। वायुमंडल में जाकर के किसको प्रभावित कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित कर रहे हैं। यानी जो परमाफ्रॉस्ट बने हुए हैं ये वाला एरिया, इसको प्रभावित करते हैं। और ये पिघलना एक तरीके का क्या है कि आपके क्या है, संकट को बढ़ावा देना है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।